अब सुनो, अगर आप भी काम टालते रहे ना, तो तुम क्या तुम्हारे अब्बा भी आकर पूरा करेंगे? ये लाइन कोई मामूली धमकी नहीं थी। ये तो डीएम अलंकिता पांडे का गुस्सा था, जो उस दिन काको नगर पंचायत के चक्कर में फूट पड़ा। बिहार के जहानाबाद में डायरिया फैलने की खबर आई। डीएम खुद पहुंच गई मैदान में। वहां पहुंचते ही जो नजारा देखा, बस पूछो मत। चारों तरफ गंदी नालियां ऐसे बजबजा रही थीं, मानव मोहल्ले का नाम गटरपुर रख दो। और अफसर लोग बस हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। डीएम का पारा तो वैसे ही हाई थी। सफाई और नल जल का हाल देखकर तो सीधा 7वें आसमान पर चढ़ गया। 5 दिन से जनता परेशान है और तुम लोग मिस्त्री का इंतजार कर रहे हो। शर्म नहीं आती? बस इतनी सी बात ने सबकी हालत पतली कर दी। किसी का मास्क आधा चेहरा छुपा रहा था, कोई नजरें नीचे गड़ा रहा था। डर के मारे सबकी हवा टाइट थी। अब अगर एक भी कोना गंदा दिखा तो सीधा नौकरी खा जाऊंगी। इतना सुनते ही सब अफसर जैसे हिल गए। कोई फाइल को घूरने लगा, कोई मोबाइल देखने लगा। सबकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार हो। तो दोस्तों, आखिर क्या हुआ था वहां जो डीएम मैडम इतना गुस्से में दिख रही है? पूरी कहानी को जानने के लिए और पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो चलिए शुरू से समझते हैं, आखिर हुआ क्या था। बिहार का जहानाबाद जिला नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु, लेकिन अभी देश की बड़ी बड़ी खबरों के बीच अपनी एक अलग बदबूदार पहचान बना रहा था। वजह थी काको नगर पंचायत और वहां फैला डायरिया का जानलेवा कहर। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। हफ्तों से काको की हवा में एक अजीब सी भारीपन और सड़ा घुल चुकी थी। वो सड़ंद जो सिर्फ कूड़े के ढेरों से नहीं आती, बल्कि टूटे हुए वादों, मरी हुई उम्मीदों और सिस्टम की लापरवाही से भी आती है। गलियों के किनारे बनी नालियां अब बहती नहीं थीं, बस भरी रहती थीं, काले गाढ़े बदबूदार पानी से लबालब, जिसमें लाखों मच्छर अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर रहे थे। हर मोड़ पर कूड़े के छोटे छोटे पहाड़ उगा आए थे, जिन पर आवारा कुत्ते और सुअर दावत उड़ाते थे। इसी माहौल में जी रही थी राधा। काकू की तंग गलियों में से एक में उसका छोटा सा घर था। घर के ठीक बाहर वाली नाली पिछले 3 महीनों से जाम थी। कई बार बोला, कई बार पंचायत में अर्जी दी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। उसका 7 साल का बेटा रोहन पिछले 2 दिनों से बिस्तर पर पड़ा था। शरीर में पानी की एक बूंद नहीं रुक रही थी। पतली दस्त और उल्टियों ने उसे अधमरा कर दिया था। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और होंठ सूखे पापड़ की तरह लग रहे थे। राधा उसके माथे पर गीली पट्टी रखते हुए बुदबुदाई, उठ जा बेटा, देख, तेरे लिए नींबू पानी लाई हूं। रोहन ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी। पास के सरकारी अस्पताल में ले गए थे, जहां डॉक्टर ने ड्रिप लगाकर वापस भेज दिया था। बेड खाली नहीं है, एक रूखा सा जवाब मिला था। अस्पताल खुद मरीजों से भरा पड़ा था। काकू का शायद ही कोई घर बचा था जहां डायरिया ने दस्तक ना दी हो। 60 से 70 केस तो वह थे जो सरकारी गिनती में आ गए थे। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। ठीक उसी वक्त काको से 20 किलोमीटर दूर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ वर्मा जी अपने एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके सामने जूनियर इंजीनियर जय सिंह साहब और पंचायत के इंचार्ज शर्मा जी बैठे थे। वर्मा जी, डीएम मैडम का फोन आया था, कल काको का दौरा कर सकती हैं। शर्मा जी ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा। वर्मा जी ने बेपरवाही से कप नीचे रखा। तो हर महीने कहीं ना कहीं तो जाती ही है, क्या नया है? सिंह, वह नल जल योजना वाली फाइल तैयार रखना, बता देंगे कि काम प्रगति पर है। जय सिंह ने मुंह बनाया। सर, प्रगति पर कहाँ है? ठेकेदार तो 6 महीने से गायब है, आधा पैसा लेकर बैठ गया। पाइपें वैसी की वैसी सड़कों पर पड़ी है। अरे तो बोल देना लेबर की दिक्कत है, बरसात की वजह से काम रुका है। पहली बार कर रहे हो क्या ये सब? वर्मा जी ने झिड़क दिया। और शर्मा जी, आप बस थोड़ा चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा दीजिए मेन रोड पर। मैडम अंदर गलियों में थोड़ी घुसेंगी, ऊपर ऊपर से देखकर निकल जाएंगी। तीनों के बीच एक समझदारी भरी चुप्पी छा गई। यह वो चुप्पी थी जो सालों के अनुभव से आती है, जिसमें फाइलों को दबाने, सच को छिपाने और वाले को सब ठीक है सर का भरोसा दिलाने की कला शामिल होती है। उन्हें लगा ये दौरा भी पहले जैसा ही होगा। थोड़ा डर, थोड़ी चिकनी चुगद्दी बातें और फिर सब पहले जैसा। लेकिन वह नहीं जानते थे कि इस बार सामने अलंकिता पांडे थी, एक ऐसी आईएएस अफसर
जिसकी शोहरत फाइलों से ज्यादा जमीन पर काम करने की थी, और वह यह भी नहीं जानते थे कि काको का दर्द और 60 बीमार लोगों की आहें सीधे पटना तक पहुंच चुकी थीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण काको के कूड़े के ढेरों पर पड़ी, तो साथ में लाल बत्ती वाली गाड़ियों का एक काफिला भी गांव में दाखिल हुआ। सबसे आगे वाली सफेद बोलेरो पर जिला अधिकारी जहानाबाद लिखा था। गाड़ी रुकते ही बीडीओ वर्मा, जय सिंह और शर्मा जी हाथ जोड़े चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए खड़े हो गए। वर्मा जी ने गुलदस्ता आगे बढ़ाया, लेकिन डीएम अलंकिता पांडे ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी नजरें गुलदस्ते के ठीक पीछे लगे कूदे के ढेर पर थीं, जिस पर एक गाय प्लास्टिक चबा रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने धूप का चश्मा उतारा और उनकी तीखी नजरें सीधे वर्मा जी पर पड़ी। यह क्या है वर्मा जी? स्वागत की यह नई प्रथा शुरू की है आपने? कूड़े के ढेरों से वर्मा जी का चेहरा सफेद पड़ा गया। नहीं नहीं मैडम, वो बस अभी सफाई कर्मचारी आने ही वाले थे, आने वाले थे। अलंकिता पांडे की आवाज में एक ठंडक थी जो किसी भी गर्मी से ज्यादा खतरनाक थी। और यह नालियां, यह भी कर्मचारियों का इंतजार कर रही हैं। कब से काको के लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। आज उन्हें वह देखने को मिल रहा था जिसका वह सिर्फ सपना देखते थे। कोई तो था जो उनके चुने हुए नुमाइंदों और सरकारी बाबुओं से सवाल पूछ रहा था। कहानी अब शुरू हो रही थी। यह सिर्फ एक सरकारी दौरे की कहानी नहीं थी। यह उस उबाल की कहानी थी जो हफ्तों की बदबू और बेबसी के बाद फूटने वाला था। अलंकिता पांडे ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी सादी का पल्लू कमर में खोस लिया, जैसे किसी जंग के लिए तैयार हो रही हो। उनकी टीम के लोग और पत्रकार पीछे पीछे चल पड़े। बीडीओ जी और शर्मा जी की हालत खराब थी। हर कदम पर उन्हें एक नया सरप्राइज मिल रहा था। वो एक तंग गली में मुड़ी। यहां बदबू और भी ज्यादा थी। नाली पूरी तरह जाम थी और उसका गंदा काला पानी सड़क पर बह रहा था। लोग दीवारों से चिपक चिपक कर चल रहे थे। कुछ बच्चे उसी गंदे पानी में छप छप कर रहे थे। यह देखकर अलंकिता का सब्र जवाब दे गया। वो अचानक रुकी और पीछे चल रहे जय सिंह की तरफ घूमी। यह क्या है? उन्होंने सीधे सिंह की आंखों में आंखें डालकर पूछा। सिंह हकलाने लगा। मैडम, वो मिस्त्री नहीं मिल रहा है, उसके भरोसे बैठे हैं। मिस्त्री के भरोसे? अलंकिता की आवाज फटफट दी। पूरा मोहल्ला गूंज गया। बदतमीज आदमी, तुम एक जूनियर इंजीनियर हो और एक मिस्त्री के भरोसे बैठे हो। 5 दिन से यह समस्या चल रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और तुम मिस्त्री का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सिंह ने डर के मारे अपना मास्क नाक तक खींच लिया, जैसे वह मास्क उन्हें डीएम के गुस्से से बचा लेगा। और तुम? उन्होंने बीडीओ वर्मा की तरफ उंगली उठाई। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ ऑफिस में बैठकर चाय पीने की? यह इलाका तुम्हारे ब्लॉक में आता है या नहीं? दिन में एक बार भी निकलकर देखने की फुर्सत नहीं मिली कि तुम्हारे लोग किस हाल में जी रहे हैं। वर्मा जी का गला सूख गया था। जी मैडम, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहे हो तुम लोग। अलंकिता अब चीख रही थी। भीड़ में खड़ी औरतें अपने घूंघट की आड़र से यह नजारा देख रही थीं। उनकी आंखों में सालों का दबा हुआ गुस्सा अब एक उम्मीद में बदल रहा था। तभी उनकी नजर उन पाइपों पर पड़ी जो नल जल योजना के तहत बिछाई जानी थी। वो महीनों से वहीं पड़ी थी। उन पर मिट्टी और काई जम गई थी। इसका क्या हुआ सिंह साहब? उन्होंने पूछा। आवाज में व्यंग था। मैडम, एग्रीमेंट पीरियड में ठेकेदार को काम करना था, लेकिन अलंकिता ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो तभी करना था कि नहीं करना था? उस टाइम नहीं किया तो अब नहीं करेगा। तब तो पैसा खा के बैठ गया। तब तो उसको आप नहीं पूछे, आपका जेई भी नहीं पूछा कि एग्रीमेंट पीरियड में तुमको ये काम करना है। तो क्यों नहीं कर रहे हो? किसी की आंखें नहीं खुली। उस समय चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अलंकिता ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर उठ रहे तूफान को काबू करने की कोशिश कर रही हूं। अब वह अपना पहले का छूटा हुआ काम क्यों करेगा? उसे तो पैसा मिल गया, लेकिन अब वह करेगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा। एक अफसर ने दबी आवाज में कहा, मैडम, अगर वह नहीं करेगा तो बस यही वह चिंगारी थी जिसने बारूद में आग लगा दी। अलंकिता उसकी तरफ ऐसे घूमी जैसे उसे कच्चा चबा जाएंगी। नहीं करेंगे? आप और आपके बाप भी करेंगे। क्लियर बात सुन लीजिए। ये शब्द किसी सरकारी अधिकारी के नहीं थे। ये एक ऐसी महिला के शब्द थे जो सिस्टम की बेशर्मी और लोगों की पीड़ा देखकर अपना आपा खो बैठी थी। अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पत्रकार अपने कैमरे और माइक और करीब ले आए। अब मुझे आप इस लेवल पर ले आए हैं तो आपको सुनना पड़ेगा गाली, समझे कि नहीं? उन्होंने लगभग दहाड़ते हुए कहा। सोचते क्या हो तुम लोग?
जनता के नौकर हो, उनके मालिक नहीं। यहां 60 से 70 केस आने के बाद तुम्हारी नींद खुली है। अभी तक कहां सोए हुए थे? उन्होंने शर्मा जी की तरफ देखा, जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। आप तो बस बोल के चले गए। हम बोल दिए थे इनको, ये नहीं करवाया। ये सब में मत रहिएगा। पत्रकार से ऊपर का कुछ होगा आपके साथ में, लिखवा लेते हैं। उनकी नजरें फिर बीड़ियों पर टिकी, जो अब पसीने से तरबतर थे और कांप रहे थे। इतना फियरलेस मत देखिए। सुन रहे हैं कि नहीं? खुद आपको मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। 1 मिनट में अकल आ जाएगी। ठिकाने यह धमकी नहीं थी। यह उस गुस्से का चरम था जो ब्यूरोक्रेटिक बेरुखी देखकर पैदा होता है। वो आगे बढ़ी और जमीन पर पड़े कूड़े की तरफ इशारा किया। अगर अब इस इलाके में कहीं भी मुझे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ, नाली जमा हुआ दिख गया, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगी। समझ गए? अफसरों के होश उड़े हुए थे। वह बस सिर हिला सकते थे। बार बार मास्क संभालना उनकी घबराहट का प्रतीक बन गया था। जिस डीएम को वह एक साधारण दौरा करने वाली अफसर समझ रहे थे, वो उनके सामने साक्षात दुर्गा का रूप लेकर खड़ी थी। और काको की जनता, जो हमेशा सिर झुकाकर रहती थी, आज पहली बार किसी को अपनी लड़ाई लड़ते हुए देख रही थी। गुस्से का तूफान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन हवा में तनाव अभी भी बना हुआ था। अलंकिता पांडे ने अधिकारियों को लगभग नोच खाने के बाद अब अपना ध्यान वहां जमा हुई भी दान की ओर किया। उनके तेवर अब भी सख्त थे, लेकिन आवाज में एक अलग तरह की अपील थी। और आप लोग, उन्होंने भी खड़ा बश एक बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कहा, केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है ये सब जो गंदगी फैला के रखा हुआ है, उससे नहीं हो रहा है डायरिया किसी को। उनकी बात सुनकर भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। एक आदमी हिम्मत करके बोला, हम क्या करें मैडम, नाली साफ करने वाला नहीं आता, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हफ्तों तक नहीं आती। मैं मानती हूं, अलंकिता ने कहा, यह इनकी गलती है और इसकी सजा इन्हें मिलेगी। लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यह घर किसका है? उन्होंने पास के एक घर की तरफ इशारा किया, जिसके दरवाजे पर ही पॉलिथीन में भरा कूड़ा फेंका हुआ था। घर का मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, सकपका गया। जी जी, मेरा है। आप यहीं रहते हैं? आपके घर के आगे भी ऐसे जमा हुआ है? जी, वो आदमी गर्दन झुकाकर बोला। तो चलिए, ले चलिए, देख लेते हैं वहां भी क्या हालत है, अलंकिता ने कहा और उसके घर की तरफ चल पड़ी। वीडियो और जेई भी घिसटते हुए पीछे चले। कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आप लोगों को आदत है इसी सब में रहने का। होगा भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। समझ गए ना? उनकी बात कड़वे भी थी, लेकिन सच्ची थी। उन्होंने लोगों को समझाया, जब बीमारी फैल रही हो तो हमें खुद भी सतर्क रहना पड़ता है। अपने घर का कूड़ा सही जगह फेंकना, पानी उबाल कर पीना, बच्चों को गंदगी में खेलने से रोकना, ये सब भी तो जरूरी है। फिर वह अधिकारियों की तरफ मुड़ी। उनका एक्शन मोड अब शुरू हो चुका था। सुनिए, उनकी आवाज में अब एक कमांडर का रोप था। अभी के अभी केस दर्ज होगा। उधर जो देख के आए हैं, कहां कहां से नाली का फ्लो रुका है, कितने लोगों ने अनधिकृत तरीके से नाली को ब्लॉक किया है, वह सब पर एफआईआर दर्ज कीजिए। बीडीओ वर्मा, जो अब तक किसी भी चूहे की तरह लग रहे थे, ने कांपते हाथों से डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। नंबर 2। अलंकिता ने अपनी उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। काको ब्लॉक में एक एक लाइन से सारे टोले कवर करते चले जाइए। मुझे एक भी गली, एक भी नाली गंदी नहीं दिखनी चाहिए। बीडीओ साहब, उन्होंने वर्मा की तरफ देखा। बीडीओ, आपको दिन में 2 बार आकर देखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों वक्त आप खुद राउंड लेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर फोटो के साथ रिपोर्ट करेंगे। नो एक्सक्यूजेस। जी मैडम, जी मैडम। वर्मा की जुबान से बस यही निकल रहा था। जेई साहब, अब बारी सिंह की थी। वह जो ठेकेदार पैसा खाकर भागा है, उसके खिलाफ तुरंत धोखाधड़ी का केस फाइल करवाइए और उसे ब्लैकलिस्ट कीजिए। और यह जो पाइपें सड़ रही हैं, कल सुबह से यहां काम शुरू हो जाना चाहिए। चाहे मिस्त्री पाताल से खोद कर लाइए या आसमान से उतारिए, आई डोंट केयर। कल सुबह मुझे यहां मजदूर काम करते हुए दिखने चाहिए। और शर्मा जी, उन्होंने नगर पंचायत के इंचार्ज की ओर देखा, पूरे इलाके में ब्लीचिंग पाउडर और फोगिंग का काम आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए। एक एक घर में ओआरएस के पैकेट और क्लोरीन की गोलियां बंटवाइए। हेल्थ टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। आप सबके पास 48 घंटे हैं। 48 घंटों में मुझे काको की शक्ल बदली हुई चाहिए। इसके बाद मैं नहीं आऊंगी। मेरी एक्शन रिपोर्ट सीधे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस जाएगी और उसमें आप तीनों का नाम सबसे ऊपर होगा।
अब आप लोग फैसला कर लीजिए, आपको नौकरी बचानी है या घर बैठना है। इतना कहकर वह मुड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। अधिकारी अपनी जगह पर बुत बने खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत थी या कोई बुरा सपना। जिस गली में कुछ देर पहले तक निराशा और बदबू का राज था, वहां अब एक अजीब सी हलचल थी। अधिकारियों का डर और जनता की आंखों में जागी उम्मीद दोनों एक साथ हवा में तैर रहे थे। अलंकिता पांडे गाड़ी में बैठी। उनका चेहरा अभी भी तमतमाया हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक संतोष का भाव था। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, चलो, अब सदर अस्पताल चलना है। देखना है वहां मरीजों का क्या हाल है। गाड़ी जैसे ही काको से बाहर निकली, पीछे धूल का एक गुब्बार छोड़ गई। लेकिन यह सिर्फ धूल नहीं थी। यह उस सोए हुए सिस्टम पर पड़ी एक जोरदार फटकार थी, जिसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक सुनाई देने वाली थी। डीएम अलंकिता पांडे के जाने के बाद काको में एक अभूतपूर्व माहौल बन गया। जहां कल तक मौत का सन्नाटा पसरा था, वहां आज मशीनों का शोर और लोगों की भागदौड़ थी। बीडीओ वर्मा, जो कल तक ऐसी दफ्तर से बाहर नहीं निकलते थे, आज अपनी महंगी जीन्स को घुटनों तक मोद कर खुद जाम पड़ी नाली के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि नौकरी बचाने की हड़बड़ाहट साफ दिख रही थी। अरे जल्दी करो भाई, क्या बच्चों की तरह काम कर रहे हो? वह मजदूरों पर चिल्ला रहे थे। जेई सिंह, जो कल मिस्त्री का बहाना बना रहे थे, आज खुद फावड़ा चलाने वालों को निर्देश दे रहे थे। ठेकेदार को फोन पर ऐसी ऐसी गालियां दे रहे थे, जो शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना दी होंगी। शाम तक पेमेंट नहीं किया तो सीधा जेल जाएगा तू। नगर पंचायत के कर्मचारी बाल्टियों में ब्लीचिंग पाउडर घोल घोल कर हर गली हर कोने में छिड़क रहे थे। फोगिंग मशीन का धुआं मच्छरों के साथ साथ अधिकारियों के दिल में बैठे डर को भी उठा रहा था। एक टीम घर घर जाकर क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस के पैकेट बांट रही थी। काको के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिन अधिकारियों को उन्होंने हमेशा अकड़ में देखा था, आज वह उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भाई साहब, बस यहां से कूड़ा हटा लीजिए, मैडम ने बोला है। राधा ने अपने घर की खिड़की से यह सब देखा। उसके बेटे रोहन की हालत अब थोड़ी बेहतर थी। रात में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर आकर उसे ड्रिप लगाकर गई थी। आज सुबह जब उसने आंखें खोली, तो बाहर शोर सुनकर उसे अजीब लगा। उसने देखा कि उसके घर के सामने वाली जाम नाली को 5 लोग मिलकर साफ कर रहे थे। सालों से जमी हुई काली गाढ़ी गंदगी बाहर निकाली जा रही थी। बदबू भयानक थी, लेकिन राधा को आज उस बदबू में भी एक उम्मीद की महक आ रही थी। कुछ गांव वाले भी अब खुद आगे आ गए थे। कल तक जो लोग अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते थे, आज वह खुद झाड़ू लेकर अपनी दहलीज साफ कर रहे थे। डीएम की कड़वी बातें उन्हें छुपी थीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। दोपहर होते होते नल जल योजना की साइट पर भी मजदूर पहुंच गए। पाइप जो महीनों से धूल खा रही थी, उन्हें उठाकर सही जगह पर लगाने का काम शुरू हो गया। शाम को बीडीओ वर्मा ने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से तस्वीरें खींची। साफ हो चुकी नालियों की, कूड़े के ढेरों की जगह पर छिड़के गए चूने की और काम करते हुए मजदूरों की। उन्होंने एक एक करके सारी तस्वीरें डीएम अलंकिता पांडे के व्हाट्सएप पर भेज दी। कुछ ही मिनटों बाद एक मैसेज आया, गुड, कीप इट अप। कल सुबह मैं फिर से किसी को भेजूंगी चेक करने के लिए। काम रुकना नहीं चाहिए। वर्मा जी ने राहत की सांस ली। जान में जान आई थी। उस रात काको चैन से सोया। मच्छरों का भिन भिनाना कम था, बदबू कम थी और दिलों में डर की जगह एक सुकून था। यह सुकून किसी सरकारी योजना का नहीं था, बल्कि एक अफसर के उस गुस्से का था जिसने एक मरते हुए सिस्टम में जान फूंक दी थी। अगले 48 घंटे काको के लिए एक काया पलट की तरह थे। गांव की शक्ल बदल चुकी थी। सड़कें साफ थीं, नालियां बह रही थीं और हवा में अब सड़न की जगह ब्लीचिंग पाउडर की तीखी गंध थी, जो उस वक्त किसी परफ्यूम से कम नहीं लग रही थी। डायरिया के नए मामले आने बंद हो गए थे और अस्पताल में भर्ती लोग भी ठीक होकर घर लौटने लगे थे। अलंकिता पांडे दोबारा काको नहीं आई। शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी। उनका खौफ ही काफी था। लेकिन उनकी कहानी काको के लोगों के दिलों में बस गई थी। काको अब बदल चुका था और इस बदलाव की नींव में डीएम अलंकिता पांडे का वह गुस्सा था, जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वो गुस्सा जो गालियों की शक्ल में था, लेकिन उसका असर किसी दुआ से कम नहीं था। डीएम अलंकिता पांडे के उस तूफानी दौरे को अब 6 महीने बीत चुके थे। मॉनसून आकर जा चुका था और काको की गलियों में अब कीचड़ नहीं, बल्कि हल्की धूल उठती थी, जो विकास के कामों की निशानी थी।
जो लोग सोचते थे कि यह सब बस 4 दिन का सरकारी ड्रामा है, वे गलत साबित हुए थे। डीएम का गुस्सा सिर्फ एक दिन का उबाल नहीं था, बल्कि उसने काकों की तकदीर में एक स्थायी लकीर खींच दी थी। बीडीओ वर्मा जी अब ऐसी वाले दफ्तर में कम और गांव की सड़कों पर ज्यादा दिखते थे। उनकी टोन थोड़ी अंदर हो गई थी और चेहरे पर अब चिकनी चुगदी मुस्कान की जगह काम की थकान और संतोष का मिलाजुला भाव रहता था। जय सिंह भी अब मिस्त्री नहीं है का बहाना नहीं बनाते थे, बल्कि उनके फोन में मिस्त्री, प्लम्बर और मजदूरों के नंबर स्पीड डायल पर रहते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव काको के लोगों में आया था। एक दिन सुबह सुबह गांव के मुख्य चौराहे पर लगे नए नल से पानी लीक होने लगा। पहले के समय में लोग हफ्तों तक उसे वैसे ही बहने देते, कोसते रहते और सिस्टम को गालियां देते। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। राधा, जिसका बेटा रोहन अब हंसता खेलता स्कूल जाता था, ने जैसे ही नल लीक होते देखा, उसने तुरंत अपने फोन से एक तस्वीर खींची। लेकिन उसने यह तस्वीर किसी अखबार वाले को नहीं भेजी। उसने इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला, जिसका नाम था जागरूक काको स्वच्छ काको। यह ग्रुप खुद बीडीओ वर्मा ने डीएम मैडम के जाने के बाद बनवाया था। इसमें गांव के हर मोहल्ले से 2-4 जागरूक लोग, पंचायत के सदस्य और सफाई कर्मचारी जुड़े हुए थे। फोटो पोस्ट होने के 10 मिनट के अंदर ग्रुप पर जय सिंह का मैसेज आया, ठीक है, मैं प्लम्बर को भेज रहा हूं और आधे घंटे के अंदर एक प्लम्बर आकर नल ठीक कर गया। समस्या शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यह था नया काको। अब लोग समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बन गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि सरकार कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है, बल्कि वे खुद और उनके द्वारा चुने गए लोग ही सरकार हैं। उस दिन शाम को पंचायत भवन में एक बैठक रखी गई थी। विषय था गांव का गौरव, हमारी जिम्मेदारी। बीडीओ वर्मा जी मुख्य अतिथि थे। वर्मा जी ने माइक हाथ में लिया और बोले, भाइयों और बहनों, 6 महीने पहले इसी काको की गलियों में मुझे डीएम मैडम से जो प्रसाद मिला था, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लोग हंसने लगे। उस दिन मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वर्मा जी की आवाज में एक ईमानदारी थी। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि वह गालियां नहीं, आशीर्वाद था। वो थप्पड़ था जिसने हमें नींद से जगाया। मैडम ने सिर्फ हमें नहीं, हम सबको जगाया। उन्होंने हमें हमारी ताकत का एहसास कराया। उन्होंने राधा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज सुबह राधा जी ने एक छोटी सी समस्या को उठाया और वह 1 घंटे में हल हो गई। यही तो हम चाहते थे। अब काको को किसी डीएम के दौरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि काको के नागरिक खुद एक डीएम की तरह जागरूक और जिम्मेदार बन गए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। यह तालियां किसी अधिकारी के लिए नहीं थी, ये उस नई सोच के लिए थी जो अब काको की पहचान बन चुकी थी। लोगों ने सीखा था कि सिर्फ वोट देना ही नागरिक धर्म नहीं है, बल्कि अपने आसपास हो रहे कामों पर नजर रखना, सवाल पूछना और व्यवस्था को जवाबदेह बनाना भी उतना ही जरूरी है। कहानी का अंत किसी एक घटना से नहीं होता, बल्कि एक निरंतर चलने वाले बदलाव से होता है। काको की कहानी भी वैसी ही है। यह हमें सिखाती है कि जब एक इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए खड़ा होता है, तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। यह हमें बताती है कि जनता की चुप्पी ही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी ताकत है। और जिस दिन यह चुप्पी टूटती है, तो बड़े बड़े अफसर भी मास्क के पीछे अपना चेहरा छिपाते फिरते हैं। अलंकिता पांडे जैसी एक चिंगारी ने काको में जो आग लगाई, वह अब एक मशाल बन चुकी है, जिसे गांव के लोगों ने अपने हाथों में थाम लिया है। ये मशाल न केवल उनके गांव को रोशन कर रही है, बल्कि आसपास के इलाकों को भी यह संदेश दे रही है, जागो, उठो और अपनी ताकत को पहचानो। दोस्तों, ये थी काको के बदलाव की पूरी कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि हमारे समाज में ऐसे ही बदलाव की जरूरत है, तो इस कहानी को आग की तरह फैला दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है कि हम आप तक ऐसी ही सच्ची और प्रेरणा देने वाली कहानियां लाते रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर देखना चाहेंगे। जय हिंद।